Hello, this is Isha Raza and welcome to our amazing show Meet the CEO. इस प्रोग्राम में हम डिस्कवर करते हैं वो कामयाब लोग जो अपने विजन को स्ट्रगल के साथ फुलफिल करके अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं. I am talking about the CEOs, yes. And the motive of the show is to bring their struggling side and success stories on screen for inspiration so that we all can learn a lot from them. So let's move forward and explore the journey of our today's CEO. Hassan Maqsood is the CEO of Blink Capital Management and founder of Cafe Forex. He is young, energetic, and highly trained professional of international trading. He is on a mission to create maximum entrepreneurs in the online trading sector by providing financial consultancy to the all new entrants of market. His determination can be witnessed through the example that he became the CEO and shareholder director of the same company where he started working as an employee only in 8 years. His journey and struggle in a corporate sector is definitely a lesson of great hard work for all of us. Hello Mr. Hassan and welcome to our show. वैसे तो मैं आपके कैफ़े फॉरेक्स से गुजर कर आई हूँ एंड इट्स अमेजिंग, वहाँ पे भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे अपनी कंपनी ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बताएं. थैंक यू सो मच और मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारी कंपनी में. और ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान का वो इदारा, एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है और फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के कॉर्पोरेट मेंबर हैं. तो हमारा काम है कि हम आपको कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, जिसे हम अगर हम आम फहम ज़बान में कहें तो आलमी मंडी कहते हैं. तो आलमी मंडी के साथ पाकिस्तानी जो शहरी हैं, जो आम शहरी हैं, वो काम करना चाहते हैं जब, तो वो जुड़ते हैं ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ और ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम तिजारत भी कहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कहते हैं, मार्जिनल ट्रेडिंग भी कहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं. ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं. और इस तरह से क्यों करते हैं ये, इसलिए कि कमोडिटीज़ के उतार चढ़ाव के साथ लोग इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं और हमारा काम है कि उनको प्रॉपरली ट्रेन करना और उनको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के स्ट्रेटजीज़ और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ बताना, जिससे वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर एक इन्वेस्टर को या एक आम आदमी को समझाना हो दैट व्हाट इज़ फॉरेक्स या ट्रेडिंग, तो वो क्या है? ये बेसिकली इस तरह है कि ये ट्रेडिंग है और आप इसमें उस फिज़िकली ऑन नहीं कर रहे, कुछ भी आपकी वो चीज़ नहीं है, प्रोडक्ट किसी की है, बनाई किसी ने है, आपने जस्ट उसमें अपना पैसा लगाया है और उसको होल्ड किया है कुछ अर्सा के लिए, और उसके बाद उसकी जो आपकी मतलूबा प्राइसेस थी, क्योंकि हमेशा कमोडिटीज़ की प्राइसेस अप डाउन होती हैं. अगर आप डाउन में बाय करते हैं, आप में सेल करते हैं, या आप में एडवांस सेल करते हैं, डाउन में बाय करते हैं, तो जो इन बीच में जो ट्रेडर होता है, या जैसे हम आड़ती सिंपल ज़बान में कहते हैं, वो पैसे कमा लेता है. इंटरनेट ने जो है वो ये बहुत बड़ी इस सदी की ईजाद है जिसने दुनिया को रियल मानों में ग्लोबल विलेज बना दिया. और अब हम ग्लोबल विलेज का जो माना लेते हैं वो वाकई सिंपली यही है कि ग्लोबल विलेज वो है कि जहाँ से आप एक पूरी मार्केट ही दुनिया आपकी मोबाइल फ़ोन पे है, आपके लैपटॉप कनेक्ट हो गए. सिर्फ आप इंटरनेट पे कनेक्ट हैं, आप कहीं से भी माल खरीद रहे हैं, आप जापान से माल खरीद रहे हैं, अमेरिका में बेच रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, आप सिंगापुर में बेच रहे हैं, तो आपकी पूरी दुनिया आपकी मार्केट है. तो इसमें आपको ग्लोबल विलेज का सही मतलब ही इंटरनेट ने ही समझाया और ये दुनिया अब डिजिटल दौर पे जा रही है. वही तजारत में अब मॉडर्निज्म ये है कि उसमें अब मॉडर्न थिंग है, इंटरनेट इन्वॉल्व है.
दुनिया ट्रेडिंग की बजाय हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे चली गई है। सीईओ बनने की जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी है वो क्या है? ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट उस वक्त एक बिल्कुल नई कंपनी, नया लाइसेंस लिया और नए इन्होंने काम शुरू किया था। बिल्कुल एक छोटा सा दफ्तर था और 5-7 लोग थे, मैं भी उनमें से एक था। तो हम लोग शुरू किया हमने, और वो स्ट्रगल का दिन थे। और वो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। एक तो कंपनी बिल्कुल नई थी, उसके बाद ये भी था कि मुझे खुद भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं आती थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि सीखना भी पड़ रहा था और परफॉर्म भी करना पड़ रहा था। तो पहले 2 साल तो बहुत ही टफ थे और इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी थी। और इसमें कई दफ़ा ये भी जहन में आया कि मैं छोड़ जाऊं। उसमें एक ये भी हुआ कि एक पंजाब के एक लेवल का एक इम्तिहान था, मेरी उसमें सेकंड पोजीशन आई गवर्नमेंट की। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब भी वो मिल गई, इंटरव्यू भी हो गया क्लियर। लेकिन वो है भी बड़ी अच्छी खासी लुक्रेटिव थी। लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये सेक्टर अभी बिल्कुल नज़ायदा है, इसने फ्लोरिश करना है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ट्रेडिंग किस हद तक पहुंच चुकी है और फ्यूचर में आप इसको कहां पर देखते हैं? असल जो लॉकडाउन सिचुएशन में जब कारोबार मुतासर हुए हैं, उसके बाद असल लोगों को, जो हम 10 साल पहले से बात करते आ रहे थे कि फिजिकल बिजनेस से अब डिजिटल इरा शुरू होने वाला है, तो कोविड के बाद एक मैसिव चेंज आया। और ये एक्सचेंज जब शुरू के अगर मैं दिन बताऊं तो चंद मिलियन का वॉल्यूम था, जो पिछले साल ऑलमोस्ट 38 ट्रिलियन के पास गया है। और अभी मैं ये समझता हूँ कि 0.00001% सिर्फ बंदा काम करता है, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम है। और अगर ये 5% पे चला जाता है तो बताएं कि पाकिस्तान का इकोनॉमी, पाकिस्तान का एक्सचेंज कितना ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। बहुत हाई होप्स। डेफिनेटली हमें मिसाल समझनी चाहिए ना उन मुल्कों से जिन्होंने इस मार्केट में आके तरक्की की है। आपके ख्याल में एक सीईओ में क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि सीईओ में सबसे पहली जो खूबी है वो डिटर्मिनेशन तो होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि सीईओ शुड नॉट बी लाइक अ बॉस, ही शुड बी अ लीडर। लीडर हमेशा फ्रंट से लीड करता है, और जो सीईओ बॉस बन के पीछे से इंस्ट्रक्शन देते हैं, मेरे ख्याल में कि वो रियल मैनों में सीईओ की क्वालिटीज़ उनमें हैं ही नहीं। तो अगर कोई सीईओ को देखना है, अगर दुनिया के जो भी टॉप क्लास इस वक्त सीईओज़ हैं, अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे तो आपको फील होगा कि वाकई उन्होंने फ्रंट से ही लीड किया है और उन्होंने खुद आगे खड़े होकर मिसाल बने हैं। सबसे ज़्यादा काम उन्होंने करके दिखाया है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, डेफिनेटली हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी टीम में आज भी सबसे ज़्यादा काम करके दिखाऊं, या आज मैं सबसे ज़्यादा मैं काम करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो शायद डिमोरलाइज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं काम अच्छा करूँगा और सबसे ज़्यादा करूँगा तो मैं तब मैं कह सकता हूँ कि ये देखो काम हो सकता है। आज भी मेरी टीम को मैं हमेशा कहता हूँ कि जो काम आपसे ना हो रहा हो ना, वो मुझे बताया करो, वो मैं करूँगा, खुद आपके साथ खड़े होकर करूँगा। और अप्रिसिएशन भी मैं उनको देता हूँ। ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप अगर अप्रिसिएशन नहीं करते अपनी टीम की, अपने कोलीग्स की, अपने जो सबॉर्डिनेट्स की, तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। आपको उनकी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं हमेशा अपनी कोशिश करता हूँ कि अगर किसी की गलती होगी, किसी से काम नहीं हुआ, तो मैं ये समझता हूँ इट्स माय फेलियर, उसका फेलियर नहीं है। अगर वो मेरा कोई एम्प्लॉई या मेरा कोई बंदा अचीव नहीं कर पा रहा माइलस्टोन, तो वो मेरी कोई कमी है, मुझ में कमी है। और अगर वो करता है तो मैं ये उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये उसकी हार्ड वर्क है, या उसका स्मार्ट वर्क है, या उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, वैसे आपको एज सीईओ कैसा महसूस होता है? क्या फील होता है जैसे ही आप कंपनी में एंटर होते हैं तो एक वो ऑरा होता है? मैं ये समझता हूँ कि जब मैं एम्प्लॉई था तो मेरे पास टाइम बहुत होता था, बहुत ज़्यादा वक्त था, अपने लिए निकल आता, दोस्तों यारों के साथ निकल आता, फैमिली लाइफ अच्छी इंजॉय हो जाती थी। जब से सीईओ बना हूँ तब से मैं शायद ये इंजॉय नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे अगर मैं कहीं क्योंकि बाहर टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे ये है कि कभी कुछ काम है करने गए हुए हैं और वहाँ पे आपको 2 दिन मिल गए या फ्री मिल गए हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन अगर मार्केट चल रही है, वो सैटरडे संडे नहीं है, तो तब भी हमें मार्केट में साथ हमें काम करना पड़ता है। चाहे हम किसी बीच पे हों, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में हों, तो मोबाइल तो हमारे साथ साथ ट्रैवल करता ही करता है। ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट कैसे स्टैंड आउट करती है दूसरी कंपनी से? ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट इस तरह स्टैंड आउट करती है बाकी कंपनी से कि मैं ये समझता हूँ कि हमने एक अच्छी टीम बनाई है रिसर्चर्स की,
मैंने पूरे पाकिस्तान में बड़े मुश्किल से ढूंढ के लोगों को लेके आए हैं, और इवन के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे थे, बाहर की कंपनीज़ के लिए अच्छा काम कर रहे थे, उनको पाकिस्तान में अच्छे पर्क्स एंड बेनिफिट्स के साथ उनको वापस लेके आए हैं, और एक अच्छी टीम बनाई है रिसर्चर्स की, ताकि वो अच्छी रिसर्च कर सकें। और पाकिस्तान के अंदर हम वाहद कंपनी है कि जो एलिट वेब थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो लेवल्स हैं वो जस्ट एक आम रैंडम लेवल नहीं निकालते, हम एलिट वेब के थ्रू जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी है ये पूरी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी हमारी एक यूनिकनेस है कि इसके ऊपर आपको कोई कंधा पाकिस्तान में या इवन बाहर भी बहुत ज़्यादा ब्रोकर काम नहीं कर रहे। बस चंद एक ब्रोकर हैं जो अमेरिका में या ब्रिटिश में वो काम कर रहे हैं इस थ्योरी के ऊपर। ये एक बिल्कुल कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस करती है थ्योरी, तो उसके पैटर्न्स के साथ हम फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये एक हमारी यूनिकनेस है कि हमारी रिसर्च अच्छी है, और हम जो आपको सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसका जो है वो बाकी रिसर्च के मुकाबले में जो इम्पैक्ट है वो 90% प्लस है। आपके इस प्रोफेशन में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैं ये समझता हूँ मेरे प्रोफेशन के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक तो ये है कि मैंने ख्वाब देखा था कि जब मैं काम करता था एम्प्लॉई, तो कि मैं ऐसी कंपनी बनाऊँगा और कभी मैं इसको लीड करूँगा। तो ये एक अचीवमेंट थी कि मैंने नई कंपनी बनाने के बजाय मैंने और मेरे पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी ही कंपनी को टेक ओवर करते हैं, शेयर ख़रीदते हैं, अपनी ही कंपनी के शेयर ख़रीद के हम मैनेजमेंट से, तो हम इसको लीड करें। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक लाइफ टर्निंग मोमेंट था फॉर अस कि हमने उसको ऑन कर लिया जिस कंपनी में हम दोनों को भी मुलाजिम थे। हमने ब्रांच नेटवर्क भी अपना बनाया, फ्रीलांसर नेटवर्क भी बनाया, और हम अपनी सर्विसेज बाहर दे रहे हैं, बाहर की कंपनीज हमसे सर्विसेज ले रही हैं, और इस वक्त 7 कंट्रीज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और अपनी सर्विसेज ये दे रहे हैं हम अपनी रिसर्च की और टेक्निकलिटी जो हम देते हैं बनाते हैं, उसको हम फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्चेज हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो हमारा जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो पाकिस्तान से पहली दफ़ा ये हो रहा है कि वो सर्विसेज ले रहा है पाकिस्तानी कंपनी से। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये अचीवमेंट अभी तक की मेरी। So to be very honest, I'm very much excited to see the live trading thing, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी लाइव ट्रेडिंग फ्लोर पे जाकर उसको विज़िट नहीं किया, और मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ने ये सेटअप किया है। जी बिल्कुल। पहले ट्रेडिंग फ्लोर्स हुआ करते थे, जब से लैपटॉप आया, मोबाइल आ गया, तो अब एक्सचेंजेस ने भी लाइव ट्रेडिंग फ्लोर्स ख़त्म कर दिए। लेकिन डेफिनेटली ये हमारी एक सिंबल है हमारी फील्ड का। तो मैंने जब ये वाला ऑफिस हमने डिज़ाइन करवाया था, तो मैंने दोबारा इस फ्लोर ट्रेडिंग को दोबारा रिवाइव किया, और मैंने कहा कि ट्रेडिंग फ्लोर होना चाहिए, और ये हमने जो है ना इसको अभी बिल्कुल न्यूली बिल्ड किया है। तो बिल्कुल आपको उसका हम विज़िट करवाएंगे, आज आपको लाइव ट्रेडिंग आपको दिखाते हैं। अभी विज़िट करते हैं हम, और चलें, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आपका ये ऑफिस कब बना और आपने क्या सोचा था, इसकी बैक स्टोरी क्या है? ब्लिंक कैपिटल को तो बने 10 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, लेकिन ये पर्पस बिल्ट ऑफिस था जो हमने बनाया था इसलिए कि यहाँ पे ट्रेडिंग की तरह का जो है ना पूरे इक्विपमेंट के साथ जो है ना हम इसे मैनेज कर सकें, और पर्पस बिल्ट जो है ना वो एक बिल्डिंग बना सकें। तो हमने जो है ना इसे बनाया ही ट्रेडिंग थीम के ऊपर है सारे का सारा। तो इसकी कोई इंस्पिरेशन है या ये पूरा डिज़ाइन ही आपने ऑलरेडी सोचा हुआ था? नहीं, ये इंस्पिरेशन है वॉल स्ट्रीट बेसिकली, जो अमेरिका में सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग हब है पूरी दुनिया का, वॉल स्ट्रीट। तो मुझे ये आइडिया वहीं से आया था कि मुझे उस जैसे जो है ना वो एक इन्वायरमेंट या वाइब पाकिस्तान में जो है वो क्रिएट करनी है। तो ये हमारा जी ट्रेडिंग फ्लोर है। ये यहाँ पे तकरीबन 18-20 घंटे जो है ना वो हमारी टीम्स बैठी होती हैं, काम कर रही होती हैं। ट्रेडिंग जो है ना वो क्लाइंट्स के साथ कनेक्टिविटी हो रही होती है, काम कर रहे होते हैं, और वो ट्रेडिंग सजेस्ट भी कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज भी डिस्कस हो रही होती हैं, रिपोर्ट भी जा रही होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं हमारे जो पूरी दुनिया में, उनके साथ एक कनेक्टिविटी है। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो ऑफिसेज हैं उनको भी वो डील कर रहे होते हैं ये लोग। जो कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी वो जो सॉल्व आउट करने की कोशिश करती है ये टीम। तो इन लोगों का सबका काम है, ये हमारी टीम जो है ना वो हर वक्त जो ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल रहती है। ये मैं देख रही हूँ कि ये बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ की आपने वॉल क्लॉक साइन की हुई है, इसके पीछे क्या है? ये बेसिकली एक्सचेंजेस हैं, दुनिया की जो टॉप एक्सचेंजेस हैं
जो काम कर रही हैं इस वक्त, ये वो सारी की सारी एक्सचेंजेस हैं, उनके टाइमिंग हैं, डेफिनेटली हमें उनके वक्त के लिहाज से काम करना होता है। जैसे अगर हम मॉर्निंग की बात करें, 4 बजे हमारा जो है वो जब होते हैं, सुबह के 4 बजते हैं, तो टोक्यो, क्योंकि उसे जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन कहते हैं, तो टोक्यो में दिन शुरू हो जाता है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है मार्केट में, तो 4 बजे मार्केट ओपन हो जाती है। और रात को अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में फिर बाद में अगर 12 साढ़े 12 यूरोपियन सेशन शुरू हो जाते हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा मार्केट सेशन होता है, अमेरिकन सेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के ओपन होते ही जो है ना वो आ जाता है, तो 6:30 शाम 5:30 बजे जो है ना उसका वॉल्यूम मार्केट में आना शुरू हो जाता है। तो रात को जब 2 बजे अमेरिका में जो है ना जो शाम होती है, तब हमारी जाकर ट्रेडिंग बंद होती है। तो इससे 22 आवर्स सर्कल ये जो ट्रेडिंग है, तो उनके बेसिकली टाइमिंग के हिसाब से जब हमें काम करना पड़ता है, तो ये उनकी उन एक्सचेंजेस के जो है ना वो नाम है। अच्छा, आपकी एक टर्म है फ्यूचर्स डेरिवेटिव, वो क्या है? फ्यूचर्स डेरिवेटिव इट्स अ बेसिकली फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। राइट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की फर्स्ट फॉर्म है। 5 तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें फ्यूचर्स है, स्वैप है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, Right. और वारंट्स हैं। ये 5 तरह के जो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं ट्रेडिंग के लिए, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन जो हमारा है, हम फ्यूचर्स को सिर्फ टारगेट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसको अलाउ किया है इस्लामिक शरिया ने भी, कि इसमें ट्रेडिंग जो है ना वो पॉसिबल है। इसमें आप कुछ मार्जिन पे करके तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डिलीवरी टाइम है उस तक जो है ना उसे होल्ड कर सकते हैं। और ये बयाना इसलिए होता है कि जी आपको इसकी जो डिलीवरी है, ये प्रोडक्ट आपको बनी बनाई इस वक्त रिसीव होगी, तो अगर उसके बीच में अगर प्राइसेस ऊपर इंक्रीज़ कर जाती हैं तो उसको लोग जो ट्रेडर होते हैं वो बेचते हैं और अपनी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान का बेस्ट ट्रेडिंग टाइम कौन सा है? बेस्ट ट्रेडिंग टाइम कोई भी ऐसा राइट टाइम जबकि कमोडिटी अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स पे खड़ी हो जाए कि जहाँ पे उसका ऊपर जाना या नीचे जाना तय हो जाए, वो बेस्ट टाइम में होता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो अमेरिकन सेशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं और अमेरिकन सेशन में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो है ना वो अमेरिकन सेशन को ज़्यादा लाइक किया जाता है, कि जो हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 साढ़े 5 बजे जो है ना वो स्टार्ट होता है। अच्छा, ये पूरा आर्किटेक्चर है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं और ये पूरा पैनल बैठा हुआ है, ये आपने खुद डिज़ाइन किया था या किसी की हेल्प ली थी? बेसिकली मैंने एक एक्सचेंज देखा था, एक दुनिया में एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सचेंज है, अगर हम उसका नाम भी ले लेते हैं, अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज। उसकी एक बिल्डिंग में मैंने जब विज़िट किया तो उन्होंने इसको एक बड़े पैमाने पे बनाया हुआ था। तो हमारे पास क्योंकि जगह इतनी नहीं थी पाकिस्तान में अंदर कि उनकी वो पूरी बिल्डिंग के वो बनाया जा सके, तो हमने उसको एक मिनिएचर जो रेप्लिका है वो बनाने की कोशिश की। उस डिज़ाइन को हमने डिज़ाइनर को एक साथ बातचीत की, तो उन्होंने इसको उस शेप के अंदर जो है ना वो डिज़ाइन किया कि आपको खड़े हुए लगता है कि ये राउंड में है, बट एक्चुअली ये राउंड में नहीं है। लेकिन ये क्या कि जो भी बंदा यहाँ पे बैठता है ट्रेडिंग करने के लिए, उसको एट ए टाइम सब कुछ नज़र आ रहा होता है। इसका मकसद यही था कि फ्लोर ट्रेडिंग के ऊपर जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं, उनके नज़र में सारी मार्केट की हर चीज़, हर जो है ना वो एंगल वो रहे, वो काम जो है वो उसमें करते रहें, ताकि उनको जो है ना किसी चीज़ पे ये ना हो कि वो चीज़ आंख से गुजर जाए। तो इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया कि हर बंदा बैठा हुआ अपने अपने मतलब की चीज़ उसे नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ट्रेडिंग बिजनेस को मज़ीद बेहतर करके हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो जो आपकी ब्लैक मार्केट है, जो आपका पैसा जो प्लेटफॉर्म में लोगों के पास स्टोर हो जाता है, वो रनिंग में नहीं आता, इकोनॉमी के अंदर नहीं सर्कुलेट होता, वो जो है वो पैसा निकलेगा और आपकी एक्सचेंजेस में आ जाएगा, जिसका वॉल्यूम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी और SCCP भी और सब इदारे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली CGT की फॉर्म में वो टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट को पे ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी इकोनॉमी जो ब्लैक्स बहुत ज़्यादा ब्लैक है, हमारी इकोनॉमी 70-80% जो है ना वो ब्लैक मार्केट पे बेस करती है। अगर इसको हम टर्न करना शुरू करें और ये वाइट की तरफ आना शुरू हो जाए, तो ये पैसा सर्कुलेशन में जब आएगा, तो उससे आप देखें ग्रास रूट लेवल से लेकर इस फील्ड से, सेक्टर से जुड़े जितने लोग हैं, वो पैसा सब के सब कमा रहे होंगे। तो इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल होगी, अब आपकी वाइट मनी आएगी, ये तो उस टैक्सेस से गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा।
इस वक्त मौजूद हूँ ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ हसन मकसूद और उनके पार्टनर और डायरेक्टर एमएफ अंसारी के साथ। तो एमएफ अंसारी से जानते हैं कि हसन एज पार्टनर ज़्यादा अच्छे हैं या एज फ्रेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हसन मकसूद जो हैं वो पार्टनर तो मेरे कोई 2.5 साल पहले बने हैं, लेकिन उससे पहले हम बेस्ट बडीज़ थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और मैं हसन के बारे में अक्सर ये कहता हूँ कि हसन जो है वो यारों का यार है। और जो जर्नी हमने स्टार्ट की उस यारों के यार वाली दोस्ती से बढ़ते हुए आगे पार्टनरशिप में, तो उसमें भी हसन अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग है। मुझे कभी भी किसी भी मौके पे इसकी तरफ से शिकायत नहीं हुई। हमने अपनी चीज़ें बांट रखी हैं, फ़ारूक आपने ये करना है, हसन आपने ये करना है। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सा जो है वो हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ है और उसको चलते जा रहे हैं। आप किन किन डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं? मेरे अंडर जो है जैसे कि हसन मकसूद हमारी सारी सेल्स एंड मार्केटिंग को देखते हैं और मैं सारे ऑपरेशंस और जितने भी ट्रेडिंग हैं, अकाउंट्स हैं और एनालिसिस वगैरह है उनको मैं डील करता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ी मतलब देखें वो तो करेंसी की ट्रेडिंग है, करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग है, लेकिन इट्स फुल फ्लज वर्ड, पूरी दुनिया है इसके अंदर। अगर हम इसको गूगल पे भी जाके सर्च करते हैं तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो इसी मार्केट का है। तो मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आने वाला वक्त जो है वो इसी चीज़ का ही है। नो डाउट फिज़िकल बिजनेसेस हैं, लेकिन जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, जैसा कि कोविड गुजर के गया है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत अच्छा आपका फ्यूचर बन सकता है। अच्छा, आपके ऑफिस को देखकर लग रहा है कि आप दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अपनी बेस्ट ट्रैवल मेमोरीज तो बताएं। हमने इन 29 मंथ में, हमें जैसे कि टेक ओवर करते हुए किए हुए 29 मंथ हो गए हैं। हमने टोटल 66 फ़्लाइट्स ली हैं दोनों ने मिलके, और उनमें जो हमारा एक्सपीरियंस था, मालदीव के अंदर हमने स्कूबा डाइव की थी। मुझे वाटरफोबिया है और हसन को जो है वो हाइट फोबिया है, तो हम एक दूसरे को चैलेंजेस देते हैं। तो हसन मुझे खींच के जो है वो स्कूबा डाइव में ले गया और यकीन माने मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर दिखाया। और उसका बदला फिर हसन से मैंने सिंगापुर में लिया और जाके वहाँ पे इससे मैंने पंचिंग जंपिंग करवाई। और हसन को हाइट फोबिया है, वो इवन इतना हाइट फोबिया है कि वो एरोप्लेन से नीचे भी नहीं देख पाता, लेकिन इसके बावजूद हसन ने मेरे कहने के ऊपर एक किक ली और पंची जंपिंग जो है वो सिंगापुर में परफॉर्म। अच्छा हसन, आप बताएं कि आपको एमएफ अंसारी एज पार्टनर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या एज फ्रेंड? इनके बारे में मैं एक बड़ी अच्छी बात मैं अगर करना चाहूँ तो मैं ये कि एक दिन इन्होंने मुझे पूछा कि यार मेरी सबसे बड़ी ना खूबी क्या है और फिर मुझे सबसे बड़ी खामी क्या है, ये तूने दोनों चीज़ें मुझे बतानी। तो मैंने कहा कि आप ना जो है ना खूबी सबसे बड़ी ये है कि आप बड़े साफ गो हैं, बड़े साफ दिल के हैं। कहते हैं खामी, मैंने कहा यही बहुत सबसे बड़ी खामी है। लेकिन बात यह है कि मैंने अंसारी साहब को एक दोस्त के रूप में जब देखा है, हम दोनों की पर्सनैलिटी 180 डिग्री के एंगल पे अपोजिट थी। मैं एक्सट्रोवर्ट बंदा था, ये इंट्रोवर्ट बंदे थे, और इनके ज़्यादा दोस्त ही नहीं है। इन्होंने कभी दोस्ती की नहीं और बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए नहीं। सोशलाइजिंग इन पे बिल्कुल एंड है, ख़त्म, कुछ भी नहीं, वे करती नहीं है सोशलाइजिंग। तो मैंने जब इनके साथ शुरू में हम जब दोस्ती हुई तो मैंने एक बात बड़ी अच्छी नोट की, अडॉप्टेटिव नेचर है, बड़ी अडॉप्टिव किस्म की जो है ना उनकी वो पर्सनैलिटी है कि बड़ी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट और बड़े ईजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कि जो चीज़ इनकी खिलाफ तवक्को भी है या खिलाफ पर्सनैलिटी भी है, उसको ये सीख लेते हैं और उसमें रंग जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखी और उसको अपनाया। मैंने इनसे, जैसे कि सबसे बड़ी बात सोशलाइजिंग इन्होंने मुझसे सीखी। मैंने इनको सोशलाइज़ करना शुरू किया। ये सोशलाइज़ नहीं करते थे, दोस्तियाँ नहीं करते थे। मैंने कभी कहना कि यार कोई जगह जाना है, दोस्त हैं वहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाना। लेकिन मैंने इनकी ये आदत ख़त्म की। मैंने कहा नहीं यार आप प्लीज़ आया करें, बैठा करें। तो इन्होंने, हालांकि इनकी नेचर ऐसी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अडॉप्ट किया और उन्होंने वो मेरे वाली स्ट्रेटजी फॉलो की और ये सोशलाइज हो गए। और उसके बाद मैंने इनसे जो सीखा वो ये था कि ये हर बंदे को दोस्त नहीं बनाते थे, मतलब जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। तो ये कारोबार में मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है कि आप हर बंदे को फ़ौरन अपना ना दोस्त बना सकते हैं, ना उसे अपना जो है ना हर चीज़ उसे बता सकते हैं, ना उसे राजदान बना सकते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स में हमने अपने कुछ ज़िंदगी में कुछ गोल सेट किए थे
जिनमें से पहला था एक हाउस बनाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ही जो कंपनी से उसको अचीव किया। उसके बाद ये था कि हम पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क फैलाएं, शुरुआत हो गई है इंशाअल्लाह ताला, वो भी होती जाएगी। और तीसरे नंबर पे ये था कि हम अपनी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है इसको दुनिया की टॉप 5 एक्सचेंजेस में ला के खड़ा करें, और पाकिस्तान की एक्सचेंज के लोग कह सकें कि ये टॉप 5 क्लास जो वर्ल्ड क्लास जो एक्सचेंजेस हैं उनमें ये आती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको हसन में एज CEO सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? हसन जो है वो बड़ा पंक्चुअल है। मुझे इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हम अगर ट्रैवलिंग में भी होते हैं तो ये कंटिन्यूसली अपने क्लाइंट्स को हर वक्त रिस्पॉन्सिव रखता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है, रिस्पॉन्सिव मोड में होता है। कभी भी मैंने नहीं इसको देखा कि अब हम एक इवेंट के लिए लेट हो रहे हैं तो हसन साहब बैठे हुए हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सर ये वो सर वो लगे हुए हैं। तो पंक्चुअलिटी जो है हसन की टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन मुझे जो है वो बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं भी इतना पंक्चुअल नहीं हूँ जितना कि हसन। तो पंक्चुअलिटी हसन की जो है वो आप कह सकती हैं कि मेरी तरफ से बेस्ट चीज़। Really good to know. Thank you so much for your time. Best of luck. थैंक यू। हसन मकसूद ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट एक ट्रेडिंग कंपनी को एज CEO तो रन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही ये एक कैफ़े को भी रन कर रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है कैफ़े फॉरेक्स। और इसका पूरा एम्बियंस, इसकी पूरी वाइब्स जो रखी हैं उन्होंने ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेबल ही रखी हैं। तो जानते हैं हसन मकसूद साहब से, आप बताएं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? इसको बनाने का आइडिया बड़ा, इसके पीछे भी एक मैं और फ़रूक साहब एक किसी एक अब्रॉड में एक कंट्री में बैठे थे, और एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग कंपनी है, मैं नाम नहीं सॉरी वो यूज़ कर रहा, लेकिन वो उनका एक नीचे एक कैफ़े था, एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट टाइप था उनके फ्लोर के नीचे। और अक्सर जो उनके जो लोग एम्प्लॉइज़ भी थे, जो लोग भी थे, वो वहाँ पे आके बैठ रहे थे, चाय कॉफ़ी वगैरह ले रहे थे। तो वहाँ से एक दिन आइडिया आया कि ये क्यों ना हो कि ये अगर लेट्स से कि अगर, क्योंकि ये तो एक डिफरेंट रेस्टोरेंट है, ऊपर एक कंपनी का ऑफिस है, तो हम अगर इस तरह से कोई पाकिस्तान में बनाएं कि जो कैफ़े हो वो भी इसी थीम पर हो, ट्रेडिंग की थीम पे हो, और हम उसमें जो हमारे जो ट्रेडिंग लॉन्च की तरह जो है ना उसको हम डील करें, जहाँ पे हमारे जो कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो आएँ और एक ट्रेडिंग लॉन्च में बैठें और अपना जो है ना वो भी फूड भी इंजॉय करें और साथ में अपना ट्रेडिंग भी इंजॉय करें। लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था फूड का बिल्कुल भी, मैंने क्योंकि कभी इससे पहले वो किया ही नहीं, कोई मुझे ना ही इतना कोई खास आइडिया था। ट्रेडिंग का तो हमें पता है, लेकिन फ़ूड के लिए फिर वहाँ पे उस वक्त हमने बात की, तो ये आइडिया हम दोनों ने आके, तो मैं अपनी वाइफ से रिदा से डिस्कस किया। तो मैंने इनसे पूछा कि जी आप, क्योंकि ये फ़ूड बड़े लवर ही हैं और फूड बनाती भी हैं, इनके फूड में बहुत इनको इंटरेस्ट है फूड से। वैसे तो ये MPhil हैं इन ज़ूलॉजी और लीवर कैंसर पर स्टडी करती रही हैं, रिसर्च करती रही हैं, लेकिन इनकी फील्ड से हट के था, लेकिन इनको वैसे बड़ा इंटरेस्ट है फूड के ऊपर। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ भी किए हुए थे फूड के। तो हम इनके साथ बैठे, तो फिर हम 3-4 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि किस तरह से अगर हम कोई कैफ़े बनाएं तो उसमें हम क्या लॉन्च करें, क्या डिशेस क्या दें, उनको थीम किस तरह से दें, वो बनेंगी कैसे, खाना कैसे होगा। तो फिर इन्होंने हमने मिल के कस्टमाइज मेन्यू पे काम किया। रिदा, आप बताएं कि आपकी इस कैफ़े की ख़ास बात क्या है? आई थिंक इसकी फर्स्टली तो जैसे हसन ने बताया कि दैट इज़ बेसिकली अ फूड प्लेस, बट यू कैन ईजिली रिलेट द ट्रेडिंग बिजनेस, यानी हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में कह लें इनकॉर्पोरेट किया, वो आपको बहुत नज़र आएगा यहाँ पे। इवन अगर आप हमारा मेन्यू देखें तो मेन्यू के जो डिशेस के जो नेम्स हैं वो भी हमने इनके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए हैं। मतलब इस तरह से आपको फॉर एग्जांपल जैसे डायनामाइट चिकन है या डायनामाइट प्रॉन्स हैं, तो वो अवेलेबल तो हर जगह पर होते हैं, बट हमारी तो वो स्पेसिफिक आपको टेस्ट में भी ऑब्वियसली यूनिकनेस नज़र आएगी। साथ में उसका नेम हमने नेस्टैक डायनामाइट प्रॉन किया है।
and that is just related to your Nasdaq is your business related term. So उससे हमने इसको किया. हमारे कुछ बर्गर्स हैं, उनका जो नेम है बुलिश एंड बीरिश, ये इनके ट्रेडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इनकी ट्रेडिंग की मार्केट को, हाई एंड लो को शो करती हैं. उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया. एंड सेकंड थिंग जो मैं समझती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इस फील्ड में भी काफ़ी इंटरेस्ट था फूड रिलेटेड, और मतलब हमारा फैमिली बिजनेस भी जैसे इन्होंने बताया, मुझे इस चीज़ का था कि हम जब लाहौर में भी इवन जाते हैं तो मतलब अगर आप देसी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको ओनली देसी फूड अवेलेबल हो रहा है, ठीक है. अगर आप चाइनीज़ में हैं तो चाइनीज़ मिल रहा है. आई वॉज इन टू इट कि कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपका पूरा कवर हो जाए मेन्यू. मतलब अगर आपके साथ किड्स हैं तो यू शुड हैव समथिंग फॉर द किड्स टू. आपको कॉन्टिनेंटल भी मिले, ऑल इन वन एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि हमारे कैफ़े की ये एक स्पेसिफिकेशन है कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं, इफ़ यू आर अ बीफ लवर, स्टेक लवर, तो आपको वो भी मिलेगा. अगर आप चिकन लवर हैं उसकी आपको आइटम्स मिलेंगी. इफ़ यू आर अ फास्ट फूड लवर तो वो आपको अवेलेबल होगा. किड्स के लिए मतलब जो चीज़ें मुझे लगता था कि मिसिंग है अक्सर रेस्टोरेंट्स में, वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल दोज थिंग्स. वेरी नाइस. अभी तक रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है पब्लिक से? बहुत ज़्यादा जी. जो जिन जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है और जो लोग विज़िट कर रहे हैं, जो एक दफ़ा आता है वो हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि कोई गेस्ट कितनी दफ़ा रिपीट होता है, और हमारी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है. जो लोग एक दफ़ा आ जाते हैं वो 5-5, 6-6 बार ट्राई कर रहे हैं. वो अपने दोस्तों के साथ आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, फिर वो बार बार क्योंकि उनको एक यूनिक चीज़ नज़र आती है, क्योंकि इस थीम के ऊपर पाकिस्तान में आज तक कोई कैफ़े बना ही नहीं है. और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं. जो लोग हैं जो कि बीफ लवर हैं, जैसे कि आपके फॉरेनर ज़्यादातर जो बीफ खाने वाले हैं, और इवन अरब से कुछ टूरिस्ट आए हैं पिछले दिनों. इवन जर्मनी से भी पिछले दिनों एक पाकिस्तान के बहुत बड़े व्लॉगर हैं, उन्होंने विज़िट किया है पाकिस्तान को, तो वो आए. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों, क्योंकि सबसे अच्छा फीडबैक ये होता है ये, क्योंकि स्टेक हमारी मकामी आइटम तो है नहीं, ये बाहर की आइटम है. एक बाहर के लोगों को इनके टेस्ट बड्स उनको पता है कि ये क्या चीज़ होती है. अक्सर लोग यहाँ पे जब आते हैं तो उनको वो थोड़ा सा बीफ को देख के थोड़ा सा वो उनके वो खाना नहीं खाते नहीं, लेकिन वो जब बाहर का जो बंदा जो ओरिजिनल स्टेक लवर होता है वो खाता है, वो कहता है इट्स बेस्ट बीफ स्टेक इन पाकिस्तान. तो वो बहुत ज़्यादा उनका जो फीडबैक है, बहुत सारा जो टूरिस्ट आया है और बहुत ज़्यादा जो फॉरेनर्स आए हैं, उन्होंने वो दे हैव लव्ड इट. इस कैफ़े को लेकर आपकी स्पेसिफिक कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजी आजकल तो यही है, यू नो, इट्स द टाइम पीरियड ऑफ द सोशल मीडिया. तो ऑब्वियसली आपको सोशल मीडिया या कैफ़े के जो पेजेस हैं उनके ऊपर आपको मतलब हमारी पोस्ट वगैरह करके और इस तरीके से मार्केटिंग इसकी हो रही है बस थ्रू सोशल मीडिया. मेरा ख्याल में जो मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से क्रिएट होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है. और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं एक्सपीरियंस करके, कैफ़े फॉरेक्स का एक्सपीरियंस इंजॉय करके जा रहे हैं, वो बार बार जो है ना वो आगे लोगों को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोगों को लेके आ रहे हैं. और लोग बताते हैं हमें आके कि जी वो हमें इस बंदे से पता चला और हमें पता चला, हमें अट्रैक्शन हुई, हम आए. तो फर्स्ट टाइम जो क्लाइंट है वो अट्रैक्शन से आ जाता है, मार्केटिंग से आ जाता है. लेकिन सेकंड टाइम जो क्लाइंट है वो आपकी क्वालिटी, आपकी रिटेंशन से आता है कि कैसे आपने ट्रीट किया और कैसे आपने उसे फूड दिया. फिर वो जो कमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर वो सेकंड टाइम विजिट कर रहा है तो इट मीन्स कि आपका टेस्ट ठीक है, आपकी क्वालिटी ठीक है और आपका वाइब ठीक है. अच्छा, तो कैफ़े फॉरेक्स को आप लाहौर से भी कहीं बाहर या पाकिस्तान में इसकी ब्रांच को एक्सपेंड करने का कोई प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्सपेंशन का तो हमारे माइंड में है. इवन हमें काफ़ी ऑफ़र्स भी आ रही हैं जो ट्रेडिंग रिलेटेड इनके जो क्लाइंट्स हैं इवन उनकी तरफ से भी कि आप हमें इसकी फ्रेंचाइज दे दें, या प्लान तो है हमारा कि हम इसको एक्सपैंड करें वेरी सून. इंशाल्लाह ताला वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ब्रांच इन कराची वेरी सून. और कुछ और भी हमारे प्लान्स हैं इस बिज़नेस को लेके, वो इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम डिस्क्लोज़ करेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दोनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि जैसे आप दोनों वैसे भी पार्टनर्स हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी पार्टनर्स हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हसन में एज CEO आपको सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगती है? एज CEO मुझे इनकी क्वालिटी ये अच्छी लगती है कि ही इज़ वेरी मच स्टिक एंड कंसिस्टेंट टू द मोटिव.
मतलब उनका जो मोटिव है, जो उनका बिजनेस को लेके जो उनका टारगेट है, वो उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं और वो उसी चीज़ को लेके अपना एक उनका जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छी, उनकी आप कह लें कि मैनेजमेंट स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो चल रहे हैं और अपनी पूरी टीम को लेके कॉपरेशन के साथ। ऑब्वियसली ये माइंड आइडिया तो एक इंसान का हो सकता है, लेकिन ये काम टीम वर्क से होता है। तो अपनी टीम को किस तरीके से लेके आगे जाना है, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने मोटिव के साथ स्टिक रहते हैं। एक कंसिस्टेंसी होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू बोथ ऑफ यू। सो व्यूअर्स, कैफ़े फॉरेक्स ने लिया है एक और इनिशिएटिव जिसका नाम है ट्रेड विद म्यूज़िक। आई एम श्योर ये नाम मेरी तरह आपको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो स्टे विद मी, आई विल सी यू देयर। अच्छा, तो हसन ये बताएं कि इस ट्रेड विद म्यूज़िक की बैक स्टोरी क्या है, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? बेसिकली इसका जो आइडिया था ये भी एक वॉल स्ट्रीट से ही इंस्पायर होकर लिया गया था। वहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वॉल स्ट्रीट में, अगर आप चले जाएं तो नीचे अगर आपको कैफ़ेज़ मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लैपटॉप रख के, टाइज लगा के, सूट पहन के वो कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में एक ऐसा भी हो कि जो बार की तरह हो, एक थीम हो और उसमें वो और लाउड म्यूज़िक हो और एक पूरा बार वाली फील आए। डेफिनेटली ये पाकिस्तान में हम वहाँ पे ज़रूर पता अल्कोहल वगैरह की कंजम्पशन होती है, लेकिन हम पाकिस्तान में तो ऐसी कुछ अलाउ कर नहीं सकते। तो हमने इसको हलाल कैटेगरी के अंदर जो ड्रिंक्स थे, जो जूसेस थे, जो प्योरीज थी, उनको इस्तेमाल करके एक बार की लुक दी कि लोग म्यूज़िक को एंजॉय करें, साथ साथ ट्रेड करें और यहाँ पे बैठें और अपने ट्रेडिंग भी एंजॉय करें, फूड भी एंजॉय करें और साथ में बार का एटमॉस्फेयर भी एंजॉय करें। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग एक मुश्किल काम है। लोग जो है ट्रेडिंग को जो है वो एक हर बंदे की जो है ना वो समझ नहीं आती और मार्केट कई दफ़ा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म ले रही होती है ऐसे। तो आपको थोड़ा बहुत जब रिस्क टेकिंग करते हैं तो आपको एक मेंटली एक स्ट्रेस आता है। उसको स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आप म्यूज़िक कैन बी अ गुड हीलर। तो म्यूज़िक को यूज़ करते हुए और बाहर के एटमॉस्फेयर से थोड़ी देर के लिए कि आप मार्केट की जो एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है उससे बाहर निकल आते हैं। तो आप भी अपना स्ट्रेस कॉप अप इधर ही आके करते हैं? और डेफिनेटली पहली बात तो ये कि हम अगर खुद हमने वो इसको एंजॉय किया और हमने तभी उसको फील किया, एक्सपीरियंस किया, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे आप अपना कम से कम ट्रेड का स्ट्रेस, और भी बड़े स्ट्रेस होते हैं लेकिन मेनली कि ट्रेड का स्ट्रेस है वो यहाँ पे मैनेज कर सके। और ये जो हमारी ड्रिंक्स हैं दे आर टोटली हलाल और इसमें कोई किसी किस्म की कोई अल्कोहल हम यूज़ नहीं करते और हम ना इनकरेज करते हैं। लेकिन हम सिर्फ, और यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, हम उनको भी इनकरेज करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। और ये जस्ट जूसेस हैं जिनको आप एक बार के एटमॉस्फेयर में एंजॉय करते हैं। राइट। यहाँ की बेस्ट ड्रिंक कौन सी है? ड्रिंक्स तो हमारी जो मोस्ट फेवरेट चल रही है वो इलेक्ट्रिक ब्लू है। और उसके बाद हमारे शॉट्स हैं, एनर्जी शॉट्स हैं। ये एक तरह के एनर्जी शॉट्स हैं, अगर आप इन्हें एंजॉय करें, ये करें, ये आपको एक एनर्जी बूस्टअप मिलेगा इससे। वाओ, इट वाज सो ग्रेट। मैं दोबारा आ रही हूँ यहाँ पे, अब बता रही हूँ मैं आपको। रिफ्रेशिंग होते हैं और दूसरा ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए बूस्ट अप करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। आपको इस स्पेसिफिक जगह का फीडबैक कैसा आ रहा है? मेरे ख्याल में कैफ़े से ज़्यादा इस जगह का हमें वो आता है क्योंकि इसकी बुकिंग सबसे ज़्यादा होती है। really? अक्सर औकात तो ये बुक रहता है, अगर आप रैंडमली आते हैं तो कई दफ़ा आपको जगह नहीं मिलती क्योंकि बुक हुआ होता है। और अगर बुक हुआ हो तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, पूरी 40-50 लोग, कॉर्पोरेट लेवल के लोग, फैमिलीज इसको बुक कर लेती हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा, और लोग कई दफ़ा ये भी होता है कि वेटिंग में लग जाते हैं। बाकी कैफ़े में जगह भी हो, वो कहते हैं कि वेटिंग में लगना मंजूर है लेकिन बैठना हमने बार में जाके। सो एट द एंड ऑफ द शो आप कोई एक स्पेसिफिक मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहिए या उन इन्वेस्टर्स को देना चाहे जो इस ऑनलाइन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है? इस मार्केट में आने ज़रूर आएँ, सीखें, उसके बाद काम करें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें अपना। और जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो तब आप दुनिया को एंजॉय भी कर सकते हैं थ्रू ट्रैवलिंग, थ्रू enjoying music, through going to bars, doing hanging out with family and friends.
तो उसके लिए सबके लिए ज़रूरी है आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हो। अगर आप पैसों के हाथों मजबूर हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात के हाथों मजबूर हैं, तो आप ये इंजॉय कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि आप ब्रेड एंड बटर के लिए जो है ना वो लड़ रहे हैं। True. तो पहले ये मार्केट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। यू कैन वर्क एनीवेयर फ्रॉम इन द वर्ल्ड, फ्रॉम एनीवेयर विद जस्ट द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एंड ओनली अ लैपटॉप। तो उसके बाद आप पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी बैठ के आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, और इसके थ्रू आप दुनिया को और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि डू ट्रेड एंड एन्जॉय योर लाइफ। So thank you so much Mr. Hassan Maqsood for taking out time for us. आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनकर, आपकी स्ट्रगलिंग साइड को सामने लाकर मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस ने भी बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, स्पेशली उन्होंने जो इस ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्टेड है लेकिन उनको कोई लूप नहीं मिल रही होती कि किस तरह से वो इनिशिएटिव ले सकें। So thank you so much. I hope to see you again. So this was a very informative and interesting conversation with Hassan Maqsood. This is Isha Raza. For more such conversations, keep on watching Meet the CEO only on Discover Pakistan.